हेलो दोस्तों, सोने सीखर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो है पर्यावरण से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब विथ फिगर भी होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जो है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? तो नाउ जैसे कि हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि पर्यावरण जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। तो उसकी थियरी और उसके जनक कौन, उसके पिता कौन है, तो इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पहले क्वेश्चन की। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन हमने आप लिया है आपके लिए कि पारिस्थितिक तंत्र के पिता किसे कहा जाता है। जो पारिस्थितिक तंत्र के पिता हैं, ठीक, तो वो कौन है? ऑप्शन है आपका ओडम, अर्नेस्ट हैकल, एजी टांसले या प्रोफेसर रामदेव मिर्जा। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के पिता किसे कहा जाता है, तो ये हैं आपके ओडम सर। तो ओडम सर जो है क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र के पिता हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो आपकी अगली स्लाइड है कि देखते हैं कि पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है। जो पारिस्थितिक के जनक किसे माना जाता है, तो आपके ऑप्शन हैं जो दिख ही रहे हैं, ओडम, अर्नेस्ट हैकल, एजी टांसे, प्रोफेसर रामदेव। तो जो पारिस्थितिक जो दो क्वेश्चंस, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र मीन टू से इकोसिस्टम है, ये केवल इको का है। तो पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट ई हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट ई हैकल जो है ये इसके जनक है और 1869 में इन्होंने इसका जनक माना जाने लगा है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है, पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल है। और बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो एजी टांसले हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यही बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे कहा जाता है। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले को कहा जाता है। तो ये बात तो आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कौन है, ठीक है, तो ओडम है। लेकिन अगर पूछा जाए पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है, तो आपके एजी टांसले हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी के जनक कौन है, जनक पूछा था अर्नेस्ट हैकल है, लेकिन अगर तंत्र लग जाएगा तो एजी टांसले हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है चौथे नंबर का कि जो देखते हैं क्या है कि पृथ्वी का, देखिए, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है। जो भारत के पारिस्थितिकी जो जनक थे, जो प्रोफेसर थे, उनका नाम क्या है, प्रोफेसर रामदेव। तो ये चारों क्वेश्चन आपके शायद कंफर्म हो गए। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कौन है, तो ओडम हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। फिर पूछा जाए आपसे कि एजी टांसले किस चीज के जनक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, एजी टांसले प्रोफेसर रामदेव भारत में जो है ये उसके पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है। ठीक है, और बाकी ये सर्वप्रथम थे और ये केवल भारत में है, रामदेव मिर्जा। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था। जो पारिस्थितिकी शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इनमें से आप लोगों ने देखा कि ओडम, अर्नेस्ट हैकल, एजी टांसले ये अलग अलग चीज़ों को दी है। तो एक ही ऑप्शन इसमें से बनता है जो हो जाएगा कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम इस कौन से शब्द को दिया था, पारिस्थितिकी शब्द को दिया था। और एक बात बताएं आपको कि ये जो शब्द है कार्ल रिटर ने दिया था। शब्द की बात पूछा जाए, सर्वप्रथम शब्द की बात कार्ल रिटर ने दिया जाएगा। अगर पूछा जाए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के पिता ओडम है, पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल है, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले हैं, भारत में पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिर्जा हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थायी पारतंत्र कौन सा है। तो स्थायी पारतंत्र जो जिससे मतलब मीटू से चेंजेस नहीं हो सकते, तो एक ही है जिसका जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, जिसका नाम क्या है, महासागर। तो महासागर कितने हैं, तो कुल मिला के कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। ठीक है, तो
सब पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थायी पारतंत्र कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर। और उसके बाद जो है उसका पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, या मीन से पारितंत्र कौन सा है? तो जल की एक बूंद जो है ये सबसे छोटी होती है। जल की एक बूंद सबसे छोटी पारितंत्र होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा जल की बूंद पारितंत्र कहलाते हैं। उसके बाद है चींटियां किस प्रकार के जीव होते हैं? चींटियां मीन टू से कि ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये उपभोक्ता और अपघटक दोनों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उपभोक्ता भी हैं ये, और क्या हैं? अपघटक भी हैं। तो इन दोनों के कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपके अब 4 ऑप्शन दे दिए कि चींटियां किस श्रेणी में आती हैं। नंबर 1 उपभोक्ता, नंबर 2 अपघटक, नंबर 2 दोनों, नंबर 3 कोई नहीं, सॉरी नंबर 4 कोई नहीं। तो आपका इसमें से ना उपभोक्ता होगा ना अपघटक होगा, बल्कि जो दोनों रहेगा कि इनमें से दोनों कौन है? उपभोक्ता और अपघटक दोनों हैं। तो चींटियां कैसी हैं? एक उपभोक्ता और अपघटक हैं। और अगर हम बात करें जो चींटियां जो सेंटर से चलती हैं, इनके चलने का कारण क्या है? तो चींटियां एक प्रकार का स्मेल छोड़ती हैं, जो दूसरी चींटियां उसको सूंघते हुए उनके पीछे जो है लाइन में चलती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कौवा, चील, बाज आदि को क्या कहा जाता है? ठीक, तो कौवा, चील, बाज आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि कौवा भी होते हैं, जो चील होते हैं, बाज होते हैं। तो कौवा, अगर हम कोई भी चीज़ अपने घर के आसपास रखते हैं जो खाने वाली चीज़ होते हैं, उसको खा लेते हैं। उसको खाने से उनको हो क्या, एक तो उनको क्या भोजन मिल जाता है, दूसरा क्या हो जाता है हमारे घर के आसपास की सफाई हो जाती है। तो ये कौवा, चील, बाज ये जो है हमारे क्या कहला जाते हैं? ये प्राकृतिक के, ठीक, प्राकृतिक के मेहतर कहा जाता है, ठीक, प्राकृतिक का मेहतर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है प्राकृतिक का मेहतर? कौवा, चील, बाज को प्राकृतिक का मेहतर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो है किसान का मित्र किसे माना जाता है? ठीक, तो सभी जानते हैं केचुए को, ठीक, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, और प्लस सांप को भी जो है किसान का मित्र कहा जाता है। चाहे केचुआ हो चाहे सांप हो, ये दोनों ही जो है किसान के मित्र कहे जाते हैं। अब ये केचुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मतलब जो ये केचुआ होता है अर्थवर्म, ये जो है खेतों में जो मिट्टियों को खाकर, ठीक है, मिट्टियों को खाकर उसे फिर से पुनः निकालता है, और वो इसी तरह की मिट्टियाँ भर भरी और अधिक उपजाऊ हो जाती हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। दोनों चीज़ें रखिएगा का, सांप भी होता है और केचुआ भी होता है। समुद्र में उत्पादक होते हैं, तो मीन टू से समुद्र में उत्पादक होते हैं। तो ये क्या हो जाए? एक ये फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन नामक समुद्री घास है, ठीक है। तो ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। और दूसरा है कि आयोडीन किन चीज़ों से पाया जाता है? तो आयोडीन जो हर व्यक्ति को खाना चाहिए। ये इसका उपचार किसका है? ये जो है जो गलगंड रोग होते हैं, घेघा रोग होते हैं, ये उसके उपचार में आता है। मिंटू से उसी की कमी से, आयोडीन की कमी से ही क्या हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है। एंड अगर हम बात करें आयोडीन मिलता कहाँ से हमें, तो हमें जो समुद्री शैवाल होते हैं, ठीक, समुद्री शैवाल से हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है जो है हमें मिलती है आयोडीन। किससे? समुद्री शैवाल से हमको आयोडीन मिलती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ से मिलती है? समुद्री शैवालों से हमें आयोडीन प्राप्त होती है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? रामदेव मिर्जा ने, लिंडेमान ने, कार्ल मार्क्स ने, या कार्ल लुईस ने? तो जो ये 10% ऊर्जा का नियम है, इसे देने वाला कौन था? लिंडेमान था। आपको अगर हम बताएं ये ऐसा है क्यों, तो देखते हैं। देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा जी, ये क्या है? सबसे टॉप पे जो है चील या बाज, कौवा, कुछ भी लीजिए, सांप है, मेढक और घास है, घास के ऊपर टिड्डा बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें जो है पारिस्थितिकी जो होती है, जैसे कि एक टिड्डे ने जो है इस घास को कितने 100% खा लिया, ठीक है। तो 100% खाने के बाद ये जो है 90% अपने पास रखता है और 10% जो है ट्रांसफ़र करता है किसी और को, ठीक। जैसे मतलब ये घास को ख़त्म करा, पूरे 100% ख़त्म कर दिया। तो हुआ क्या, जब इसने ख़त्म किया तो ये जो टिड्डे के पास कितने प्रतिशत आया? 10% आया। उसके बाद ये 10% जो है अगर
इसके पास ऊर्जा है, तो अगर इस टिड्डे को जो है, इस टिड्डे को कौन खा लेता है, इस टिड्डे को अगर मेढक खा लेता है, तो मेढक ने इसको पूरा 100% खाया, ठीक है। तो ये 90% एनर्जी स्टोर करके फिर 10% जो है आगे चली जाती है। एंड अगर हम बात करें, फिर यही क्रिया चलती रहती है, इसलिए 10% ऊर्जा का नियम लिंडे मान ने दिया गया था। तो अगली स्लाइड है कि ये देखिए कि जैसे कि ये खाद्य जाल की श्रृंखला है। इसमें जैसे कि पेड़ को कौन खाया, पेड़ को खाई बकरी ने। तो अगर बकरी जो है खाती है, तो पेड़ को जो पत्तियां खाएगी वो पूरे के पूरे जैसे डाइजेस्ट तो पूरा कर नहीं पाएगी। जैसे हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हमें उसकी पूरी मात्रा नहीं मिलती, उसकी कुछ % ही मिलती है। तो उसी तरह जैसे इसने पत्ती को पूरा खाया, तो इसमें से इसके पास केवल कितनी एनर्जी बची, 90%, और आगे इसको किसने 10% ट्रांसफर होगी अगले में। अभी इसके 10% ही खाएगा, फिर अगला जो है ऐसे ऐसे करके 10% करके आगे चलते चले जाएंगे, ठीक। और यही क्रिया क्या कहलाती है, ये 10% लिंडेमान का नियम कहलाती है, ठीक। और देखिए ये क्या लिखा है अजीब सा, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव का सदैव याद रखिएगा सीधा होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा है। वो देखिए, क्योंकि जैसे घास हो गई, ठीक, ये घास हो गई, घास के ऊपर एक खरगोश बैठा है, ठीक। खरगोश के जो है एक भेड़िया खाएगा, उसके बाद उसको शेर खाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्रम बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि घास की संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर उनसे कम क्या है, खरगोश है, क्योंकि जितने घासें हैं उतनी खरगोश हो जाएंगे, तो खरगोश तो बच ही नहीं पाएंगे। एंड दूसरी बात फिर, सॉरी दोस्तों, जैसे घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को कौन खाएगा, भेड़िया या शेर, कोई भी मतलब खाने वाले प्राणी। और फिर सबसे टॉप में लायन खाएगा। तो ये क्या हुआ, जो एक सीक्वेंस में चला, मीन टू से ये देखिए कि ये इधर करके दोनों साइड से चलते हैं। तो ये क्या है, ऊर्जा का सबसे सीधा क्या है, सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अच्छा, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, और खाद्य जाल में जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह। और अगर हम बात करें जो है खाद्य जाल में कैसा होता है, तो खाद्य जल में जो है बहुदिशीय होता है। क्या होता है, बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय जो है किसकी होती है, खाद्य जाल की होती है। और बात करें कि जो है एक दिशीय किसका होता है, खाद्य श्रृंखला में होता है। अब देखिए फिगर्स में समझ लीजिए कैसा होता है। जैसे ये देखिए आपका क्या है, ये खाद्य श्रृंखला है और ये खाद्य जाल है, ठीक है। अब होगा क्या, खाद्य श्रृंखला में इंटू से श्रृंखला में समझिए सीरियल से, चैन वाइज। जैसे कि सूर्य से कौन लेता है एनर्जी, तो सूर्य से एनर्जी ले रहा है जो है आपका प्लांट। फिर प्लांट से कौन लिया, टिड्डे ने लिया। अब फिर टिड्डे से कौन लेगा, मेढक लेगा। मेढक से कौन लेगा, सांप लेगा। सांप से कौन लेगा, शीलबाज कौवा। अब तो ये क्या होती है, खाद्य श्रृंखला मीनटू से एक दिशा में हो रही है, मीनटू में कोई साइकिल नहीं, एक सीधी सीधी संरचना है। और खाद्य जाल में देखिए कि जैसे ये प्लांट है, इसको चूहा भी खाता है, खरगोश भी खाता है, टिड्डा भी खाता है, तीनों खाते हैं। लेकिन यही इसी टिड्डे को देखो चील भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, मेढक भी खा सकता है। और इस खरगोश को जो है चील, शेर, अगर ये मर जाते तो कुत्ते भी खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, ये खाद्य जाल है। मिंटू समझ में नहीं आता कौन किसको खा रहा है, कोई उसको खा लेता है, कोई उसको खा लेता है। तो ये पूरी जटिल संरचना है, इसलिए इसमें बहुदिशीय है। और ये केवल एक सीरियल में है, इसीलिए इसे कहते हैं एक दिशीय होती है। देखिए और दूसरा, श्वसन के दौरान पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन या मिश्रित गैसें। तो देखो श्वसन के टाइम, हाँ लगा दो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वही उनको एक ही चीज़ तो है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। क्योंकि आपको अगर कह दीजिए भोजन खाना है, तो आप भी केवल भोजन ही खाओगे, अदर कुछ नहीं खाते जाओ, खाते पानी थोड़ी ना पियोगे। अरे यार, श्वसन के दौरान पौधे सदैव के सदैव हमारी तरह ही वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। केवल जो है जब वो अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इस बात को कंफर्म रखिए। अधिकतर क्या होता है ऑप्शन में हमें यही दिखता है कि श्वसन के, ये भी पूछ लिया जाता है कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम
कौन सी गैसें लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही माइंड में हमारे बैठा रहता है कि पौधे श्वसन के दौरान क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बार बार गलतियां नहीं करनी है। तो श्वसन के दौरान पौधे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये इतना याद रखिए कि जितने भी प्राणी हैं वो सभी के सभी ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें प्लांट भी आ जाएगा। कौन सा ड्यूरेशन का टाइम, श्वसन के, ठीक। रेस्पिरेटरी के ड्यूरेशन जो है वो ऑक्सीजन ही लेगा। एंड जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, जब वो अपना भोजन बनाएगा, ठीक है, तो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण मीन टू से फोटोसिंथेसिस की क्रिया सर्वाधिक होती है लाल रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में या बैंगनी रंग में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ना कि हरे रंग में, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो है ऑप्शन में हरा है, क्योंकि हरा क्यों करेंगे, हरा इसलिए कर देंगे आप क्योंकि आप सोचेंगे कि आपका माइंड जो है यही कहेगा कि पौधे हरे होते हैं, तो वो हरे ही रंग लेते हैं, नेवर। क्योंकि जो सूर्य की रोशनी, हमें ये याद रखना कि सूर्य की रोशनी किस कलर की है, तो सूर्य की रोशनी रेड कलर की है। तो रेड से जो है क्या हो जाएगा कि पौधे जो है लाल रंग में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण से करते क्या हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस मतलब न्यूनतम किस रंग में होती है। हाईएस्ट तो हमने पढ़ ली थी लाल रंग में होती है, तो सबसे न्यूनतम किस में होती है, तो सबसे न्यूनतम जो है बैंगनी रंग में होती है, ठीक है। आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर लोगों से गलतियां होती रहती हैं। तो बात करते हैं, पौधों में जल तथा खनिजों का अधिग्रहण किसके द्वारा या किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये देखिए, हम बात क्या करते हैं कि जैसे पौधे जल और खनिज तत्व लेते किससे हैं, एग्जैक्टली जड़ से। तो जड़ में जो है, जड़ से जाइलम, जड़ से जाइलम, जल जाइलम, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पौधे होते हैं खनिज और जल का अधिकरण जो है जाइलम के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो आप इसमें देख रहे होंगे, फिर जो रेड कलर का भाग है पूरे स्लाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जाइलम है। और यही जाइलम, ठीक है, ये क्या करता है, पूरे जड़ से जो है खनिज, मिट्टी से जो है खनिज पोषक तत्व को खींच के जो है ये पूरे तने में पहुंचाता है, ठीक। केवल तने के तक पहुंचाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक बात याद रखिए, जल, ठीक, जल के बाद क्या आ जाएगा, जड़ आएगा, और जड़ से जाइलम, तो तीनों में जा है, जल जड़ जाइलम से ये क्या करते हैं, पौधों में जल और पोषक तत्वों को तने तक पहुंचाते हैं, केवल तने तक। इसे याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि कहाँ पहुंचाता है, फूल, पत्तियां, पौधे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन हम बनाते हैं, आपका कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं कि पौधे में भोजन का अधिग्रहण किस माध्यम से होता है। अब देखिए, इसके पहले क्वेश्चन हमने क्या किया आपसे कि जल तथा खनिजों का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है। अब बात करते हैं, जैसे कि जाइलम ने क्या किया कि हम उसने अपना क्या किया कि वहाँ से मिट्टी से, ठीक, मिट्टी से जल को अपनी बैल में रखा, मिंटू से जाइलम नामक बैल में रखा। उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लाया, उसका तना तक, तो उसकी तना वहाँ तक स्टॉप हो गई। फिर वहीं तने से जो उसने पोषक तत्व ये सारी चीज़ें लेके आया है, तो वहाँ से वो छोड़ के चला जाता है, फिर अपना डाउन करता है। ये चीज़ जो आप अंडर के साइड में देख रहे हैं, ये क्या है, आपका जाइलम है। यही जाइलम क्या करते हैं, जैसे समझ लीजिए क्या है, ये जड़ है, ठीक। तो ये अपना काम क्या किया, यहाँ तक आपको ये जल यहाँ तक लेके आया। कहता है भाई अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर कहता है ठीक है भाई आप चले जाओ। यहाँ से जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, ठीक, ये पत्तियाँ क्या करती हैं, तो ये यहाँ से आकर जो इसने यहाँ पे जो फूड मटेरियल इसने पहुँचाया है, ठीक, इस फूड मटेरियल को ये कहती है आ जाओ फॉलो हो जाओ, मतलब फॉलो कर क्या, उनके पीछे पीछे चलते जाओ, तो वो फॉलो करेंगे उनको, तो क्या फ्लोएम के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्लोएम से भोजन पत्तियों तक पहुंचती हैं, ठीक, फ्लोएम से भोजन पत्तियों तक पहुंचती हैं, जाइलम से जल तना तक पहुंचता है, याद रखना, ठीक है। और देखिए, ये देखिए, ये अंदर वाला भाग क्या है, आपका जाइलम है, ये ऊपर वाला भाग फ्लोएम है, और ये बीच में पिथ है। पिथ जैसे कि अगर आप
कि हाँ इस समय जो है कद्दू की जो है खेती हो रही है, तो आप उसके किसी भी तने को जो है आप काट लीजिए, हल्का सा काटिए उसको, बहुत पतली से बीच से काट के देखिए, उसमें होल्स होते हैं, जो वो होल्स आपके पाई जाती है, ठीक है, ये जो आपके होल्स पाए जाते हैं यही होल्स इसकी पिथ कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको पास हम किसी वीडियो में इसको भी डिटेल में डाल देंगे, तो अगर आप बोलेंगे तो देखिए क्वेश्चन है आपका, पौधे या वृक्ष के रसोई घर किसे कहा कहलाता है? तो पौधे या वृक्ष के जो है रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये देखिए ये सारी क्या है, पत्तियां हैं। तो ये कौन कौन सी पत्तियां हैं, अगर आप पहचानते हैं तो इन्हें बताइएगा जरूर। पौधे या वृक्ष के रसोई घर कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? ये कहलाने वाले आपके हैं पत्तियां, ठीक। तो पत्तियों में ही इनका भोजन बनता है, तो रसोई घर का कहीं और थोड़े ना होगा, यहीं पे होगा। तो ये पत्तियां उनकी क्या हैं, भोजन बनाने का स्थान है। इसलिए पत्तियों को, वृक्षों के पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को, वृक्षों के पत्तियों को पत्तियां रसोई घर होती हैं, ठीक। एंड आ जाते हैं कि एक पौधे का सबसे आकर्षित भाग कौन सा होता है? जाहिर सी बात है कि आकर्षित होता है, तो अगर पूछा जाए किसी लड़की में सबसे आकर्षित भाग कौन सा होता है, तो फटाक से बता दोगे। तो वैसी तरह ये जो है पुष्प जो है सबसे आकर्षित भाग है पौधे का। तो ये तो सभी जानते होंगे, ना जानते हो तो जान लीजिएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आ जाते हैं कि ये जो लौंग है ये किस चीज़ से प्राप्त होती है, ठीक। तो लौंग अगर हम बोले कि किस चीज़ से प्राप्त होती है, लौंग हमें कली से मिलती है, ठीक। ये लौंग आपके फूल हैं और ये लौंग हमें कली से मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। और लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? केरल में पाई जाती है, ठीक। तो लौंग कली से मिलती है, ठीक। और कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा? केरल से मिलती है। केसर पौधे के किस भाग से मिलता है? केसर आप सभी जानते हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा हाई रेट होते हैं। आपको पता है जो ये केसर होते हैं ये पुष्पों से प्राप्त होते हैं। अब पुष्पों के अगर आप पुष्प में देखेंगे, ये जो इनके देखिए इसमें दिखा देते हैं, आप इसमें देखेंगे जो बीच बीच में पाए जाते हैं जैसे पुंकेसर। तो ये जो केसर होते हैं ये पौधों में दो ही पाए जाते हैं, इन्हें बारीकी से हाथों से निकाला जाता है, इसीलिए इतने हाई स्टेट में होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में केसर का जीआई टैग भी मिला है। और केसर किससे प्राप्त होते हैं? पुष्पों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पत्तियों का हरा रंग होता है हरित लवक मीटू से क्लोरोफिल के कारण। उस जैसे कि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, जैसे हमारा ब्लड लाल होता है, तो हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन मीन से एच भी पाया जाता है। एच बी जो है स्मॉल रहेगा, तो एच भी पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। वहीं दूसरी ओर पत्ती का रंग हरा किससे होता है? हरित लवक के कारण होता है। फिर पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पीला जो है ये कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। पर्यावरण का मित्र किन वृक्षों को कहा जाता है? तो पर्यावरण का मित्र बताइए हमें किस मित्र को कहा जाता है जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट यूज करते हो मीनू से? देखिए तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पीपल, नीम, तुलसी, बरगद। अच्छा ये पीपल, नीम, तुलसी, बरगद ये इसे मतलब इसका मित्र क्यों कहा जाता है, कभी सोचा आपने? तो ये जो नीम पीपल होते हैं और बरगद होते हैं, ये सबसे अधिक मात्रा में अन्य पौधों से अधिक मात्रा में जो है ये ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए इन्हें पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। तो हो सके आपके आसपास अधिकतर से पौधों को लगाइए, ठीक है। और तापमान को थोड़ा कम कीजिए। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमने बता दिया सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगर पूछा जाए जल का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो जल का सबसे प्रमुख स्रोत जो है क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है? तो टमाटर का रंग लाल जो है लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा। क्यों पीला क्यों नहीं होता? तो
लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला है कि पर्यावरण के शत्रु कौन से वृक्ष कहलाते हैं। तो आपको ये पहचान के बताइए कौन से जो है पौधे की पत्तियां हैं या कौन से पेड़ों की पत्तियां हैं। तो पर्यावरण के शत्रु जो हैं सफेदे। ठीक, सफेदा मीनटू से यूकेलिप्टस। सफेदे का पौधा या सफेदे का वृक्ष जो है ये पर्यावरण के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेते हैं और उस एरिया में अधिकतर तो विंटर से ज़्यादा वहाँ के आसपास और कोई घासें भी नज़र नहीं आती, इन्हीं की ज़्यादा होती है। तो देख रहे सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ इन्हीं की हैं, लंबे होते हैं। ठीक, और काफ़ी अच्छी हाइट होती है। और एक और क्वेश्चन है आपका कि जो है बंगाल का आतंक किन पौधों को कहा जाता है। जो बंगाल के आतंक किन पौधों को कहा जाता है। तो अधिकतर जानते हैं कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इस जलकुंभी को जो है हम किसी पानी में एक बार डाल देंगे तो ये हर साल मिलते रहेंगे। और पता है आपको बंगाल में ही अभी इन्हीं को लेके जो है एक मैट का काम चालू किया गया है। तो ये जो जलकुंभी की जो होती हैं इनकी जो है चटाइयाँ बना के बेचेंगे। ठीक, अब यहाँ की कोई नया आविष्कार है जो महिलाओं के द्वारा स्पेशली है, तो बंगाल से शुरू है। और जो कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। तो बंगाल का आतंक किन्हें कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। एंड पूछा जाए कि जलकुंभी से चटाइयाँ कहाँ बनाई जाती है? बंगाल में बनाई जाती है, जो अभी हाल में मतलब साल या 8 महीने हो गए इनको स्टार्ट हुए। ठीक है, आई होप कि ये आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो के संग। तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार, जोड़ो जितना जोड़ सको। और आप जितनी जल्दी हमें जोड़ोगे मिंटू से, जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर दोगे हम उतना ऑन बोर्ड भी पढ़ा पाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।